Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College अजमेर। आज का जो वीडियो है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए, जिसका जो फर्स्ट पेपर है ABST का अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट पेपर है अपना, वो है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। और उससे संबंधित आज का वीडियो भी उसी से संबंधित है। इससे पूर्व के वीडियो कुछ मैंने इसी टॉपिक से संबंधित जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग के थे वो पहले बताए थे। और जब अपनी बात हुई थी इससे पहले वाले वीडियो में, जब मैं बता रहा था आपको कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अंशों का हरण किस प्रकार से किया जाता है, तो आज का जो टॉपिक है अपना है वो है अंशों का हरण। परीक्षा की दृष्टि से और कॉमर्स की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स, सबसे पहले अपने को मालूम होना चाहिए कि अंशों का हरण किसे कहते हैं। जब कोई अंशधारी जिसके पास अंश है और वो आवेदन की राशि तो पहले चुका ही देगा और उसके बाद की संपूर्ण राशि, या फिर उस आवेदन की राशि के बाद आवंटन की राशि नहीं चुकाए, या अलॉटमेंट की राशि, आवंटन की राशि, फर्स्ट कॉल की राशि या सेकंड कॉल की राशि अगर नहीं जमा कराता है तो उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। और 14 दिन के नोटिस देने के उपरांत भी अगर वो नहीं जमा कराता है तो उन अंशों को जब्त कर लिया जाता है, और जब्त किए हुए अंशों को ही अंश हरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब कोई अंशधारी अंशों से संबंधित बंटन राशि अथवा मांग राशि का पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान नहीं कर पाता है तो संबंधित अंशधारी को उसके द्वारा धारित अंशों पर उस तिथि तक, जिस तिथि को जब्त कर रहे हैं अंशों को या जब्त करने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, उस तिथि को बकाया राशि चुकाने के लिए 14 दिनों की अवधि में भुगतान करने का नोटिस देने के पश्चात 14 दिन का पहले नोटिस देंगे और उसके बाद उस अंशों को जब्त किए जा सकते हैं और उसकी सदस्यता का अंत किया जा सकता है। और भुगतान में दोषी अंशधारी के अंशों को जब्त किए जाने को ही, भुगतान करने में जो दोषी है उन अंशों को जब्त किए जाने को ही अंशों का हरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपन देखें कि यदि कोई अंशधारी कंपनी का व्यापारिक ऋण हो तो व्यापारिक ऋण का भुगतान न करने के कारण संबंधित अंशधारी के अंशों का हरण किया है तो वह अवैध हरण माना जाएगा। अगर ऋण है तो उसके हिसाब से अपन अंशों का हरण नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। याद रहे, यदि 100 अंशों का धारक अपने 30 अंशों के संबंध में ही कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान करने में असफल रहे तो उसके 30 अंशों का हरण किया जाएगा। संपूर्ण अंशों का हरण अपन नहीं कर सकते, अपन या कंपनी उसके हरण नहीं कर सकती। जिन अंशों पर बकाया राशि है उन्हीं अंशों को जब्त किया जाएगा, अन्यथा वो दूसरे अंशों को जब्त नहीं किया जा सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार यदि कंपनी के अंतर्नियम में स्पष्ट अधिकार हो तो कंपनी अन्य आधारों पर भी अंशों का हरण कर सकती है। उसके कंपनी अंतर्नियमों में अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो तो वो अन्य आधारों पर जब्त कर सकती है, अन्यथा वो इन अंशों को जब्त नहीं कर सकती। किसी अंशधारी द्वारा धारित अंशों पर मांगी गई बंटन अथवा मांग राशि को भुगतान न करने के कारण हरण किए गए अंशों के संबंध में जितनी राशि का भुगतान बकाया था उस राशि के लिए संबंधित दोषी अंशधारी का दायित्व अंशों के हरण हो जाने के पश्चात भी बना रहता है, जब तक कि उन अंशों से संबंधित पूर्ण राशि उस दोषी अंशधारी से अथवा हरण किए गए अंशों को पुनर्निर्गमन अन्य किसी व्यक्ति को करने पर उन अंशों से संबंधित पूरी राशि कंपनी को प्राप्त नहीं हो पाती। अगर उसको री इश्यू कर देगा तो कोई अधिकार खत्म हो जाएंगे, और अगर उसको री इश्यू नहीं किया है तो ये अधिकार उसके बने रहेंगे। अब बात करते हैं अपन कि इन अंशों का करेंगे क्या। तो इन अंशों को अपन दोबारा अंशों के हरण पर लेखा प्रविष्टियाँ कि इन अंशों को की लेखा प्रविष्टि क्या करेंगे। तो अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयरों को जब जब्त करेंगे तो उनकी एंट्रीज क्या होगी। तो 3 स्थितियाँ थी अपने पास जो कि मैंने पूर्व में बताई थी कि कौन कौन सी स्थितियों में अपन इश्यू करते हैं, सममूल्य पर, बट्टे पर और प्रीमियम पर। तो अब मैं आज जो बताऊंगा वो 2 टॉपिक्स पे बताऊंगा आपको कि अंश, एक तो सममूल्य पर निर्मित अंशों का हरण करें और एक बट्टे पर अंशों का निर्गमन करें। तो सममूल्य पर जब अंशों का निर्गमन करते हैं तो यदि अंशधारी को
सम मूल्य पर अंश निर्मित किए गए थे और मांगी गई रकम का भुगतान न करने के कारण उन अंशों का हरण कर लिया गया हो, तो अंशों के हरण करने की प्रविष्टियाँ क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, शेयर कैपिटल अकाउंट DR। शेयर कैपिटल अकाउंट DR कितने से होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है तो इक्विटी शेयर कर देंगे, और प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर कर देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR हरण किए गए अंशों पर मांगी गई कुल राशि, जितनी उस डेट को, जिस डेट को अपन इनको जब्त कर रहे हैं उस दिन तक कितनी राशि मांगी गई। जैसे सपोज कीजिए कि 10 रुपये मांगे गए, टोटल शेयर 10 का है और 10 रुपये मांग लिए, जब तो ये राशि हो जाएगी 10 रुपये से। और सपोज कीजिए कि जिस दिन अपन जब्त कर रहे हैं उस समय अंतिम काल का अपन ने मांग नहीं की है, तो अंतिम काल का मांग नहीं की है वो है 2 रुपये के अंतिम काल। तो अगर अंतिम काल से पहले ही इन अंशों को जब्त करेंगे तो ये हो जाएगी 8 रुपये से। शेयर कैपिटल अकाउंट DR जो होगी वो 8 रुपीज़ से होगी। इसके बाद हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट पे अगर बकाया राशि हो तो अलॉटमेंट अकाउंट, और अलॉटमेंट पे अगर बकाया नहीं हो तो अलॉटमेंट को अपन को देखना नहीं है, अलॉटमेंट को हटा देंगे। ठीक है कि अलॉटमेंट की राशि भी चुका दी और आवेदन की राशि भी चुका दी, तो अपन क्या करेंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट DR जिस पे बकाया राशि है वही इसमें लिखेंगे। फर्स्ट कॉल की बाकी है तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे, सेकंड कॉल की बाकी है तो सेकंड कॉल लिखेंगे, और अलॉटमेंट की बाकी है तो अलॉटमेंट लिखेंगे। तो ये प्रविष्टि अपनी हो जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बकाया राशि से, और फिर उसी प्रकार से टू शेयर फर्स्ट कॉल पर कितनी राशि बाकी है, और टू शेयर सेकंड कॉल पर कितनी राशि बाकी है, वो राशि बकाया राशि है वो इसके सामने अपन लिखेंगे। और इसके बाद करेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो जो शेयर फॉरफीचर करेंगे वो कितने से करेंगे, जो राशि अपन ने उन अंशधारियों से मांग कर ली है तो उस राशि से ये प्रविष्टि करेंगे, जितनी अपन ने जितनी राशि उन अंशधारियों से जिनका जब्त कर रहे हैं उनसे जो राशि प्राप्त हो गई है उस राशि से यह प्रविष्टि हो जाएगी शेयर फॉरफीचर। सपोज कीजिए कि 10 रुपये का शेयर था, अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन पे 3 रुपये थे और अलॉटमेंट पे 2 रुपये, और इसी प्रकार शेयर फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और बाकी राशि शेयर सेकंड कॉल पर। और अगर पूरी राशि मांग ली है तो अपन अलॉटमेंट पे 2 रुपये करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये करेंगे, और सेकंड कॉल बाकी रह गई तो उसको भी छोड़ देंगे। और शेयर फॉरफीचर जो अपन को अलॉटमेंट पे जो आवेदन पर जो राशि प्राप्त हुई है वो राशि शेयर फॉरफीचर कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं अपन बट्टे पर निर्मित अंशों का हरण। फॉरफीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली इश्यूड एट डिस्काउंट। जब पहले इनको इश्यू किया गया था वो डिस्काउंट पर, सपोज कीजिए वो 2013 के नियम जो लागू हुए उससे पहले ही बट्टे पर निर्मित कर सकते हैं, अन्यथा अब बट्टे पर निर्मित नहीं कर सकते हैं, जबकि स्वेट इक्विटी को बट्टे पर निर्मित कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 में स्पष्ट प्रावधान है कि इस अधिनियम के लागू होने की तिथि एवं उसके पश्चात की तिथि को अंशों को बट्टे पर निर्गमन करना दंडनीय अपराध है। अतः बट्टे पर निर्मित अंशों के हरण की प्रविष्टि अप्रासंगिक हो गई है। परंतु यदि कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने से पूर्व, जो कंपनी एक्ट जब लागू हुआ उससे पहले के अगर अंश हो, पूर्व की तिथि के अंश हो, तो कंपनी अधिनियम 1956 लागू होगा और उसकी धारा 79 की पालना करते हुए। परंतु यदि कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने पर पूर्व की तिथि को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 79 की पालना करते हुए कंपनी ने अंशों का निर्गमन किया था, ऐसी निर्मित अंशों को हरण अब किया जा सकता है, तो उसकी क्या प्रविष्टियाँ होगी उसके बारे में आज अब मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें प्रविष्टि हो जाएगी अपने शेयर कैपिटल अकाउंट DR, मांगी गई राशि तथा उन पर दी गई बट्टे की राशि। तो इसकी प्रविष्टि करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर कैपिटल कितने से होगी, मांगी गई राशि तथा उन पर दी गई बट्टे की राशि के दोनों का टोटल होगा। तो फिर बाद में करेंगे शेयर अलॉटमेंट पे बकाया राशि से टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बकाया जो फर्स्ट कॉल पे बाकी राशि है उससे, और टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, जो सेकंड कॉल पे बाकी है वो, और टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, जो पहले डिस्काउंट दिया गया था उस राशि से, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जो शेयर फॉरफीचर होगा वो राशि होगी जो राशि अपन ने प्राप्त कर ली उन अंशधारियों से, उस राशि से ये करेंगे।
जैसे सपोज कीजिए कि 10 रुपये का शेयर था और उस पर 10% डिस्काउंट दिया गया है, तो फिर की प्रविष्टि क्या हो जाएगी। तो इसमें एप्लीकेशन पे मान लो सपोज करो कि 3 रुपये थे और अलॉटमेंट पे 2 रुपये थे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और सेकंड कॉल पे भी 2 रुपये थे। तो डिस्काउंट कितने का दिया इसने, 10% का, मतलब 1 रुपये का। तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा वो कितने से हो जाएगा कि आवेदन पर रुपये थे 3, तो ये जो शेयर कैपिटल होगा वो हो जाएगा 10 रुपये से, जो क्योंकि पूरी संपूर्ण राशि अपन ने मांग कर ली। तो शेयर अलॉटमेंट कितने से होगा, दो शेयर कैपिटल पूरी संपूर्ण 10 रुपये से हो जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट कितने से हो जाएगा, 2 रुपये से, क्योंकि 2 रुपये अपन ने मांगे हैं फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट पे, और उसके बाद फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, और इसी प्रकार से सेकंड कॉल पे भी कितने हो जाएंगे, 2 रुपये। और इस बाद में डिस्काउंट ऑन इश्यू शेयर वो हो जाएगा 10% का मतलब 1 रुपया, 1 रुपये से ये डिस्काउंट ऑन इश्यू शेयर्स हो जाएगा। और शेयर्स फॉरफीचर, इस पे कितनी राशि प्राप्त कर ली, आवेदन पे अपन ने प्राप्त किए 3 रुपये, तो 3 रुपये से ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपन जब बंटन शेयर फॉरफीचर करते हैं तो ये दोनों टॉपिक मैंने आपको आज बता दिए कि सममूल्य पर निर्गमन पर क्या प्रविष्टि हो जाएगी, वो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफीचर। और अगर पहले डिस्काउंट पे इश्यू किया गया है तो इसमें एक डिस्काउंट ऑन इश्यू शेयर्स और आ जाएगा। और जो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जो होगी वो कौन सी राशि से होगी, जो बकाया मांग राशि है, और जो शेयर फॉरफीचर जो राशि पन्ने को प्राप्त हो गई है। और आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपन बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में प्रीमियम पर अगर निर्मित करते हैं तो उसकी क्या प्रविष्टि करेंगे, और प्रीमियम पर निर्मित की क्या प्रविष्टि होगी, और शेयर फॉरफीटर किस प्रकार से किए जाते हैं, इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अपन आने वाले वीडियोज़ में परिचर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। और आदि अभिधान हो जाएगा तो उसके लिए क्या प्रविष्टि करेंगे, उसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोज में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आने वाले वीडियोज में जो भी परिचर्चा होगी वो आप इस YouTube पे बने रहिए, उसमें अपन परिचर्चा करेंगे। थैंक यू।